आपके अपने दोस्तों के साथ कोई ऐसी यादें जो जहन में आते ही एकदम से उत्साह या खुशी का कुछ? हालांकि जिन मस्ती के पलों की बात आप कर रहे हैं, मैं एक घटना बताता हूँ। मैं बीकॉम में पढ़ रहा था, तो बीकॉम में वहाँ पर एक टॉकीज खुली थी उस समय, और पिक्चर देखने का बड़ा शौक था। कॉलेज बंद करके? नहीं, जब कॉलेज बंद करके नहीं, अपना वहीं रहते थे। शाम को 6 से 9 चले गए, 9 से 12 चले गए, तो वो अपना वहाँ रहते थे। पारिवारिक उत्तरदायित्व तो था नहीं। तो उस समय अमिताभ बच्चन की मर्द पिक्चर लगी थी, रिलीज हुई थी, और मेरा एक नियम था कि मैं घर से जब जाता था उसी दिन पिक्चर देखता था, यानी महीने में घूमने आए तो एक बार देख ली, बात खत्म। तो हमारे मित्र हैं राकेश गुप्ता जी, तो बहुत मजाकिया स्वभाव के हैं, बहुत आप मिल चुके हैं उनसे। जी बिल्कुल मिल चुका हूँ, बहुत मजाकिया भी है। और तो उन्होंने कहा कि शुक्ला जी चलो मर्द पिक्चर देख ली। हमने चलो भाई, तो वहाँ गए, और मजाकिया भी हैं और थोड़े चंचल स्वभाव जो बचपन में उस समय अब नहीं है। हाँ, लड़ाई मत करवा देना हमारी, अब नहीं है। तो उस समय तो वो ये थे, और जब मैं रूममेट भी था, तो दोनों लोग साथ रहते थे। तो हुआ ये कि जब पिक्चर देखने गए तो बहुत बिगड़ रहे, और टिकट की मारामारी हुआ करती थी, ब्लैक हुआ करती थी, ब्लैक में मिलती थी टिकटें। और उसमें मुझे याद है 3 रुपये 50 पैसे की बालकनी थी, बालकनी में 3 रुपये 50 पैसे की। तो बहुत जुगाड़ी भी है। तो वहाँ पर एक फैमिली आई हुई थी, टिकट मिलने का कोई चांस नहीं था, ब्लैक में हम लोग खरीद नहीं सकते थे। वहाँ पर जब हमको टिकट दी गई तो वहाँ पर अठन्नी पड़ी मुझे। तो वो जब मुझे अठन्नी पड़ी मिली तो मैंने वो अठन्नी उठाई, और मैंने कहा भाई ये किसकी अठन्नी है? तो वहाँ एक फैमिली खड़ी थी, एक लड़की जो थी, जिसने टिकट ला के दिए थे, क्योंकि फैमिली को अलग से मिल जाते थे टिकट। तो उसने, मैंने भैया, उसने कहा मेरी है, तो मैंने उसे दे दी। अब हमारे राकेश भाई लग गए, बोले देखो मेरे भाई साहब को अठन्नी मिल गई थी, इसलिए तुम्हें अठन्नी मिल गई, और अगर ये अठन्नी और किसी को मिल जाती तो आपको नहीं मिलती। अठन्नी हमारे भाई साहब बहुत ईमानदार है। अब मैं समझ गया कि ये जो है अपने जिस तरह का एक लगा या जो आदतें होती हैं, तो अब मैंने कहा राकेश सुधरोगे नहीं तुम? भाई उसी समय तो राकेश ने तुरंत जवाब दिया, तुम कौन होते हो हमारे? अच्छा। और जैसे ही उन्होंने कहा कौन होता हूँ, तो मैंने उठा के उन्हें पटक दिया। दोनों लोग मोटे मोटे ताजे, लेकिन मैंने उठा के पटक लिया। और मैंने कहा तुमसे पहले कहा था कि लड़कियों से बात नहीं करोगे। अब वो वहाँ तो जो और दोस्त थे उन्हें हटाया उठाया। तो आज भी जब दोस्त मिलते हैं हम दोनों लोग, तो कहते यार गुरु अठन्नी आज ही मिली है। इस तरह की बातें हुआ करती हैं। एक वाकया और बताता हूँ कि कितना मजाक किया है वो बात। पहले ये मोबाइल कम चला करते थे, तो फ़ोन हुआ करते थे। हाँ, बेसिक फ़ोन हुआ करते थे, तो बेसिक फ़ोन थी। तो एक दिन हमारे पिताजी ने कहा मुझसे कि गुड्डू, यहाँ तुम्हारी पत्नी का एक फ़ोन आया था। हाँ, मैंने कहा किसका? तो वो ये कह रहा था कि मैं तुम्हारी पत्नी का आशिक बोल रहा हूँ। तो अब तंग रह गया। मैंने कैसे, कि मैंने उससे पूछा कि तुम कौन बोल रहे? तो उसने कहा मैं तुम्हारी पत्नी का आशिक बोल रहा हूँ। तो मुझे एकदम, मैंने कहा पापा को राकेश हुआ। मैंने थोड़ी देर में फ़ोन लगाया उसके घर पर। फ़ोन पे उसकी पत्नी राधा है, राधा ने फ़ोन उठाया, हाँ भाई साहब बताइएगा। हमने राकेश कहाँ है? कि राकेश भैया वो अभी बस अड्डे पर जो पेट्रोल पंप है विवेक गुप्ता के, वहाँ बैठे हुए हैं। मैंने विवेक गुप्ता का नंबर, उन्होंने नंबर दिया। तो जैसे ही हमने उठाया तो विवेक ने उठाया, विवेक भैया राकेश बाबू बैठे हैं, हाँ बैठे हैं, उन्हें ज़रा बात कराओ। मैंने भैया हाँ, हमने क्या कहा? बोले अरे भैया कुछ नहीं हुआ। उनने पहले ये पूछा, मैंने फ़ोन किया तो मैंने सोचा तुम बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा कौन बोल रहे हो? तो मैंने उनसे कहा कि मैं फौजी हूँ और तुम्हारी पत्नी का आशिक बोल रहा हूँ। और जो उधर से पापा जी की आवाज़ आई कि मेरी दम निकल गई। मैं तो नकली फौजी असली फौजी से मिला। तो इस तरह की भी हम लोगों के बीच मजाक होती थी। और लगभग 1 साल तक उसने अगर पिताजी को कहीं देख लिया तो छुप जाया करता था।
बिल्कुल, अगर मार्केट में निकल रहे हैं और उन्हें देख लिया तो वो इस तरह, हालांकि पापा को पता था कि तो हम लोगों में जो मित्रता होती थी वो उसमें जो एक तरह से मस्ती के पलों का जो आनंद होता था वो पूरी सहृदय से रहते थे, कहीं कोई कुटिलता नहीं। एक कप चाय हो जाए। अरे नेकी और पूछ पूछ। और ठीक है भाई, धन्यवाद भाई। चलो कोई बात नहीं। जीवन में बहुत सारे आपने कार्य किए हैं। अपने स्कूल भी मैंने सुना है कि आपने चलाया है, अपने संचालित किया है। कैसा क्या रहा स्कूल से? क्या आपको अनुभव, कैसा अनुभव मिला आपको इस स्कूल चलाने से? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है राजा भैया। स्कूल चलाया हमने और आज भी एक छोटा सा स्कूल चल रहा है। जिस समय हम फेल हुए, इंडस्ट्री लाइन में फेल हुए, मैं फेल ही कहूँगा, क्योंकि जब कोई रास्ता नहीं रहा तो एक बार ये डिसाइड किया कि बेबर छोड़ दें। अच्छा। कर्ज था, इंडस्ट्री फेल हो चुकी थी, विषम परिस्थितियाँ थीं। लेकिन मेरा जो जीवन साथी है, हमारी धर्मपत्नी, तो उन्होंने कहा कि परेशान मत हो। मैं आपको सच बात बताऊं कि जीवन का चाहे कोई मोड़ रहा हो जी, हमारे जीवन साथी ने डटकर आपका साथ दिया है। और मेरे ज़िंदगी में चाहे अप रहे हों चाहे डाउन्स रहे हों, पूरी ईमानदारी से, पूरे परिश्रम से हम लोगों ने काम किया। तो पत्नी ने कहा कि ऐसा करेंगे, बाहर भी जाके काम करना है और ज़िंदगी चलानी है, 2 बच्चे हैं, तो ऐसा करते हैं कि यहीं पढ़ाना शुरू करते हैं। तो हमारे एक मित्र हैं, उनके बच्चे ट्यूशन के लिए वो ट्यूटर ढूंढ रहे थे जी। तो हमारी पत्नी ने कहा कि अगर ये हमारे पास भेज दें, ये उस समय 50 रुपये प्रति बच्चा ट्यूशन के रूप में था। तो मैडम ने कहा हम 30 रुपये ले लेंगे। फिर उन्होंने अपने 3-4 बच्चे हो गए, पढ़ाना शुरू किया और इस तरह से इस छोटे से जो काम शिक्षा के रूप में शुरू किया, वो फिर स्कूल के रूप में परिणत हुआ। अब मैं शिक्षा के बारे में बताऊं कि मान्यता की बात आई कि अब थोड़ा सा बच्चे बढ़े तो मान्यता ले ली जाए। तो मैं बहुत खुले दिल से मैं बता रहा हूँ आपको कि हर जगह भ्रष्टाचार है, बिना पैसे के मान्यता नहीं मिलती है। मैंने फाइल डाली, बहुत दिन पड़ी रही, ये रजिस्टर्ड करवाओ, ये काम करो, वो काम करो, सब काम करने के बाद ये रिपोर्ट और वो रिपोर्ट, और सबको पैसा चाहिए। बिना पैसे के काम नहीं होता। ये हमारे यहाँ की ऐसी दीमक है जो हमारे देश को खाई जा रही है। तो कुल मिला के मैं उसके लिए लड़ा और लड़ने के बाद एक दिन 8-10 वकील ले जाके मैं बीएसए के यहाँ बैठ गया। मैंने कहा बताओ, बोला मानक नहीं पूरे किया आपने। अच्छा। तो मैंने कहा एक स्कूल बता दो जिसके मानक पूरे हों। जब उसे लगा कि 8-10 वकील बैठे हैं, ये वो, मानक का क्या होने साहब, इतने बड़े इतने कमरे होने चाहिए, भाई 2 फुट छोटा है तो कोई बात नहीं। अब मानक की बातें हैं तो बस एक ही बात की, मैंने एक स्कूल बता दीजिए। ABSA ने कहा अरे साहब थोड़ा सा, हमने कुछ 1 पैसा नहीं, बहरहाल उसे मजबूरी में मेरी मान्यता करनी पड़ी। धीमे धीमे उससे चला। अब तो मैं देख रहा हूँ कि प्राइमरी स्कूलों का स्तर बहुत अच्छा हो गया है, अच्छे स्कूल्स। नहीं, बात ठीक है, बिल्डिंग्स को लेके देखते हैं, होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हमारा देश सुधर जाए तो आप ये मान के चलिए कि नए भारत का एक स्वच्छ निर्माण होगा। अच्छा जो सर, हम एक चीज़ और आपसे कहना चाह रहे हैं, स्कूलों की जो शिक्षा प्रणाली है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? शिक्षा प्रणाली है कि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है? बहुत सुधार की आवश्यकता है। हालांकि अभी नई शिक्षा नीति आई है, वो व्यवहारिक रूप में कैसी होगी पंडित होना है। लेकिन अगर केवल बच्चा किताबी ज्ञान हासिल करता है और इंटर किया, BA किया, MA किया, PhD किया और उसे सामाजिक रूप में जो काम होने चाहिए कहीं पता नहीं है, बस ये स्थिति बहुत ख़राब है। मैं ये समझता हूँ कि बच्चे का जिधर लुक हो, जिधर रुख हो, उधर उसे शिक्षा देनी चाहिए। अगर कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है तो आर्टिस्ट बने, कोई लेखक
और इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियर। अब वहाँ तक केवल एक बात माँ बाप की और है, माँ बाप ऐसा करें कि जो बच्चे की इच्छा हो उसी रास्ते में डालें। लड़का इंजीनियर बनना चाहता, पिताजी की इच्छा है कि डॉक्टर बनाएंगे। तो ये स्थितियाँ हैं, और वैसे हालांकि हर एक माँ बाप अच्छा सोचते हैं। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है कि कभी कभी शिक्षा का एक बच्चे को हाई स्कूल तक एक बेसिक शिक्षा के बाद एक वे दे देना चाहिए सरकार। हाँ, ये तो है। एक वे दे देना चाहिए, एक रास्ता दे देना चाहिए, जिससे जो है वो जब तक वो मैच्योर होता है तब तक उसे यही नहीं पता होता है कि मुझे करना क्या है। सही बात कह रहे हैं। जब उसे एक रास्ता मिलेगा, चाहे वो इंडस्ट्रीज लाइन से हो, चाहे कोई भी एक लाइन, तो उस वे में अगर जाएगा तो बच्चा अपने आप बिल्कुल सही किसी मंजिल तक पहुंचेगा। तो आपकी बात से सहमत हूँ मैं। आप अपने काम के साथ साथ, काम में तो व्यस्त रहती है, आज ही आपने बहुत समय निकाला, बहुत ही जो है अपना काम ब्रेक करके। नहीं, ये काम है। काम के साथ साथ परिवार को आप कैसे समय देते हैं? देखिए साहब, जिसके लिए मैं सब कुछ करता हूँ और काम भी उन्हीं के लिए करता हूँ। बिल्कुल। तो अपना चैनल का काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, बाबा नीम करोली की कथाएं सुनाते हैं दस्तक मीडिया पर, और धर्मदृष्टि पत्रिका भी आजकल महाराज जी की गाथाओं के लिए जानी जा रही है। जहाँ तक सवाल अपनी दिनचर्या का है, तो उसमें बेटा है, एक नातिन है, बहू है, पत्नी है, तो वो सबसे पहले जो ज़िंदगी शुरुआत होती है वो घर से शुरू होती है। और जब शाम को खाना साथ खाते हैं, नाश्ता साथ में होता है, और जब कभी कोई बात करनी होती है तो हम लोग बहुत बैठ के बात करते हैं, और मेरे यहाँ बहुत फ्रेंडली माहौल है। अच्छा। हम बात करेंगे धर्मदृष्टि पत्रिका की। जी। जब उसका आगाज़ हुआ तो कैसे आपके दिमाग में इस चीज़ को आया कि हमें पत्रिका निकालनी है, और क्या सपोर्ट रहा परिवार का, समाज का? और कहते हैं कि कभी कभी कुछ काम करते हैं तो कुछ लोग उसकी सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन देखिए, आज का दौर जो है वो प्रिंट मीडिया का नहीं रहा, और इस दौर में हमने जब पत्रकारिता 30 वर्ष का जो कि अनुभव हुआ जी, उसके बाद हम शाम को लिखते हैं, सुबह छप जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो मेरे दिमाग में ये आया कि भाई कुछ ऐसा कर जाओ जो आपके जाने के बाद कुछ लोग याद करें। बिल्कुल। तो मेरे मन में पत्रिका निकालने के आया, और मैंने वो पत्रिका निकाली। धर्मदृष्टि पत्रिका जैसा नाम धर्म के लिए, तो ये नाम सर कहाँ से आया आपके पास? धर्मदृष्टि सही तो प्रेरणा जो पहले धर्मयुग निकलता था एक, और चूँकि ये जो शीर्षक चुनने का काम हमने अपनी धर्मपत्नी को दिया कि अब तुम नाम सोचो क्या। तो उन्होंने कई नाम लिखे, और कई नाम लिखने के बाद बोले ये धर्मदृष्टि अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और वो महाराज जी की कृपा से मिल गई धर्मदृष्टि। तो हमने पहले पर्यावरण पे निकाला, सैनिकों पे निकाला, किसानों पे लगाना, मतलब आप ये समझिए बचपन पर निकाला, बहुत सारे विशेषांक निकाले। और अभी पिछले 2 अंक से बाबा नीम करोली को समर्पित करते हुए तीसरा अंक पायदान पर है। 2 अंक बहुत बेहतर बन पड़े हैं, क्योंकि बाबा नीम करोली की कथाएं भी दस्तक मीडिया पर चल रही हैं। तो दस्तक मीडिया पे जो कथाएं चला रहे हैं, और वही हम उस पर दे रहे हैं। मैंने भी पढ़ा आपकी पत्रिका को, काफ़ी अच्छे उसमें स्टोरिया, और बहुत ही अच्छे से उसमें धन्यवाद। जब ये समीक्षा मिलती है तो उत्साह मिल जाता है। मैंने आपका YouTube चैनल भी देखा है, उसकी प्रेरणा कहाँ से आपके पास मिली? आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं आदमी नहीं हूँ, और जहाँ तक एक बार मैं पत्रिका के लिए इंटरव्यू लेने गया, साहित्यकार लाखन सिंह भदौरिया जी, हमारे जो बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, तो उनका इंटरव्यू लिया, तो पत्रिका का इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू लेते थे तो उसमें जो है प्रश्न उत्तर जैसा आप कर रहे हो वैसे मैं कर रहा था। आज मुझसे पूछे जा रहे हैं, वहाँ मैंने पूछे थे। तो बस उसकी एक फ़ोटो बना लेते थे और पत्रिका में छाप लेते थे, यही चलन है।
तो हुआ क्या कि उसमें मैं आपको बताऊं, चाय पी ली है, नाश्ता कर लिया, तो अब जो है और ज़रा आलस नहीं है, आलस तो ज़िंदगी में नहीं है राजा, क्योंकि आज की तारीख में भी मैं 15 से 16 घंटे काम करता हूँ। तो हाँ ये ईश्वर की कृपा है। तो वो इंटरव्यू जब मैं ले रहा था तो मेरे बेटे ने उसे शूट कर लिया। मैं जान नहीं पाया कब भाई कैमरा आज हाथों में है। तो एक दूसरी घटना मैं आपको बताऊं, राम नरेश अग्निहोत्री जो हमारे यूपी में मंत्री हैं, आबकारी और जिनको शराब बेचने का भी जिम्मा है और शराब रोकने का भी जिम्मा है, मद्य निषेध भी उनके पास है। तो उनका हमने साक्षात्कार लिया था जब वो विधायक की टिकट भाजपा से लेने की दौड़ में थे। प्रकाशित हुआ है। तो उनका इंटरव्यू जब मैं वहाँ ले रहा था तो उनके एक सहायक चतुर्वेदी हैं, तो उन्होंने वो शूट कर लिया था, वो उन्होंने फेसबुक और उस पर डाला था। तो जब मैं इंटरव्यू लेके आया तब तक लोगों ने कहा अरे वाह बहुत बढ़िया इंटरव्यू लिया। तो मैंने कहा तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? बोले अरे फेसबुक पे है, ये है। तो लोगों ने उसको सराहा। तो मेरे बेटे ने कहा कि पापा एक चैनल बनाते हैं और हम प्रिंट मीडिया से बहुत कम लोगों तक पहुंच दे पाते हैं, लेकिन अगर हम चैनल बना लेंगे तो आप ये समझिए कि बहुत बड़ी पहुंच होगी। और उसकी बात बिल्कुल सही साबित हुई। तो मैंने कहा उसमें अनाउंसर चाहिए होगा, उसमें एडिटर चाहिए होगा, उसमें और चीज़ें चाहिए होगी। तो उसने कहा पापा अनाउंस तो आप कर सकते हो। मैंने यार मैं नहीं कर पाऊँगा, वैसे बोलना अलग चीज़ है और ऐसे कैमरे के सामने बड़ा अलग है। लेकिन नहीं पापा आप बोलिए, देखो आप ये बोले हो। अच्छा दिखाया तो वो जो इंटरव्यू करके लाया था तो ठीक लगा। तो मैंने फिर शुरुआती दौर में अब प्रैक्टिकल था ना वो, तो कवियों की और समस्याएं, क्योंकि पत्रकारिता जो नित्य की है, रोज़ की है, वो तो हमने अलग हटके उसका स्वरूप बदल गया है। तेजाब से पीड़ित बच्चियों से हमने बातचीत की, आगरा गया और उनके सबके इंटरव्यू किए और वो हमने उस पर डाले। बहुत ही मामूली घटना आपने उसमें। अब क्या बताएं, उनकी तो दशा अलग है और सरकार है, समाज है, उनके बारे में बहुत कुछ सोचना चाहिए। मैंने आवाज़ उठाई और आवाज़ सटीक पहुंची भी। इसके बाद उसी में हमने बाबा नीम करोड़ी की कथा सुनाई। फिर एक ऐसी प्रेरणा हुई कि इसको महाराज जी को समर्पित कर दीजिएगा पूरी तरह से। और वो मैंने अब रोज़ महाराज जी की कथा सुनाता हूँ उस पर, और लोगों ने पसंद किया है। 65 लाख के लगभग व्यूज़ हो गए उसमें। अच्छा धन्यवाद। तो उधर एक और चैनल दस्तक ज़िंदगी बनाया हुआ है, तो उसमें अब योजना ये है कि जो और बातें दिल में उभरती हैं और चीज़ें हैं वो उनको हम उसमें लाएंगे और उसको भी एक आवाज़ देंगे। तो यहाँ अब हम काम भी कर रहे हैं, धर्म भी कर रहे हैं और अर्थ भी मिल रहा है, पेट भी भर रहा है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ज़मीर तब भी जिंदा था, आज भी है, और सोचता ये हूँ कि जब इस दुनिया से जाऊँ तो मैं अपना ज़मीर अपने साथ ले जाऊँ, किसी को दे ना जाऊँ। बेटे ने आपको बहुत हौसला दिया और जी उसी ने प्रेरणा भी दी एक तरह से। हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अच्छा मैंने सुना है आपने अपने बेटे की शादी अपने ही गांव से या पहले से कोई? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। मेरा बेटा LLB कर रहा है, LLB कर चुका है, LLM कर चुका है, डबल नेट क्वालिफाई कर चुका है। अभी यूपी में PCSJ की जो जगह निकली थी उसमें प्री मेंस सब करके वो इंटरव्यू तक पहुंचा और शायद इच्छा नहीं थी, अभी उसका समय नहीं था, तो वो इंटरव्यू नहीं क्रॉस कर पाया, वो रह गया। अभी तैयारी कर रहा है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बेटा कम मेरा दोस्त ज़्यादा है। और बिल्कुल जो मैंने जो महसूस किया है तो शादी की बात आपने की है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे बेटे ने गांव ज़रूर एक है, और गांव तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और वो उधर जो ये 2 खेत छोड़ दीजिएगा, तो 2 खेत बाद उनका घर है, हमारे समधी जी का घर है, पास में ही है। हाँ पास में ही है। तो लोग ऐसा पूछ सकते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। मैं आपको बताऊँ, वो हमारे समधी विजय दीक्षित जी एक्सपायर हो गए आज से 6 साल पहले।
बहुत अच्छे संबंध हमारे उनसे थे। उनके एक ही बेटी, ये अनमैरिड थी, 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी जब वो एक्सपायर हुए। अब इस बेटी के रिश्ते के लिए भी हमने कई जगह बात चलाई थी खुद। तो कोई कहता था कि साहब उसी बेटी की रिश्ते हाँ, के जो लिए आज हमारी बहू है। अच्छा। कोई कहता था इसके भाई नहीं है, पिताजी नहीं है, ये सब चीज़ें थी। और ये लगभग 2 साल हो गए। तो मैं केवल ये कहता था, देखिए आज कहीं शादी करवा दो तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जी बिल्कुल सही। तो मैंने ये सोचा कि भाई जब घर में बैठ के कभी बात हुई, उनकी माँ ने हमसे कहा कि भैया ऐसे शादी हो जाए और वो कहीं देखें लड़का। तो मैंने कहा आप लड़का देख लीजिएगा, बाकी का हम हाँ बिल्कुल, हम सहयोग करेंगे हर तरह से। एक दिन इसी बेटी का फ़ोन आता है कि पहले वो मुझे भैया कहती थी, तो कि भैया आज क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा बेटा आज कुछ नहीं, आज पत्रिका फाइनल की, आज हम संडे। और मैं एक बात और बता दूं आपको, मैं कितना ही व्यस्त हूं, कोई काम हो, लेकिन संडे को मैं पूरी छुट्टी के साथ रहता हूं घर में। मंडे को करूंगा अगला काम, संडे छुट्टी। और आज जैसे मैं संडे को रखना भी चाहिए। हाँ, टाइम अपनी ज़िंदगी के लिए तो निकालना। अगर परिवार को आप समय नहीं देंगे तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि ज़िंदगी में आप कुछ खो रहे हैं। ये बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप। जिनके लिए आप जी रहे हैं और वही खो रहे हैं। तो आज तो अब तो मैं संडे को फ़ोन नहीं उठाता, फ़ोन से दूरी, संडे का व्रत, मोबाइल अलग। आधुनिक दुनिया। हाँ बिल्कुल, वो संडे भी आप एक बार आप मान के चलिएगा कि आप मोबाइल से थोड़ा दूर रह के रहेंगे ना। अभी तो ये आप रखे हुए हमसे बात कर रहे हो, कोई घंटी आ जाएगी तो आप इसको सुनेंगे, बीच में ही करेंगे, हमारी बात अधूरी रह जाएगी। लेकिन अगर आप इसको यूं कर दीजिए कि हम ये मोबाइल नहीं थे तब भी तो ज़िंदगी थी ना। बिल्कुल सच बात है, और इससे अच्छी थी। तो ये चीज़ हमने दूर कर दी। तो खैर चलिए, वो फ़ोन आया और मैंने कहा ठीक है। तो इनकी मम्मी, जब मैं जाता था, गांव है और गांव में चूल्हे पर रोटी बनाती है। तो हमने अपनी पत्नी, हाँ बहुत अलग है, बहुत अलग है। चूल्हे की रोटी। चलिए किसी दिन बनवाते हैं, वहीं चल के समझन से कहेंगे कि रोटी खिलाइएगा। तो तो हमने अपनी पत्नी से कहा, हमने चलो भाई चूल्हे की रोटी खाएं। तो पत्नी, हम लोग अक्सर जाते थे, तो हम गए तो बस ऐसे ही चारपाई पे जाके बैठ गए। यही लोकेशन थी। ऐसे ही पत्नी कुर्सी पे बैठी थी, मैं चारपाई पे बैठा था। एक कुर्सी ऐसे ही पड़ी थी, वहाँ पर बीनू की बहन बैठ गई। एंड बीनू की बहन मीन्स हमारी जो पुत्रवधू है। तो वो आके उन्होंने ये कहा कि भैया एक बात कहूँ। अच्छा। मैंने कहा हाँ बताओ। कि भैया बीनू अच्छी लड़की है, मैं शब्दतः बता रहा हूँ आपको। तो हमने कहा अच्छी लड़की है। बोले आप नाराज़ तो नहीं होंगे एक बात कहें। हमने हाँ बताओ क्या, नाराज़ क्यों होंगे। बोले लकी और बीनू की शादी कर दिया तो कैसा रहेगा। घर में ही है लड़का। मैंने कहा बहुत अच्छा रहेगा। मतलब 1 मिनट नहीं लगा हमको इसमें करने में कि मैं विचार करूंगा, मुझसे आपने पहले नहीं कहा, ये बहुत सारी बातें हो सकती थी। और मैंने देखा था कि उस समय बीनू चाय बना रही थी और बीनू, घर में बात ज़रूर हुई होगी पहले, जब मैं गया वहाँ पर दोनों लोग तो बात हुई होगी। तो बीनू उधर से देख रही थी कि हम लोगों के चेहरों पर क्या असर हो रहा है। और वो जो बेटी है, वो बड़ी बेटी भी जो बात कर रही थी, वो भी हमारे परिवार की सदस्य है, क्योंकि वो मेरे चाचा के लड़के को भी आई हुई है। तो सब तरह से ये ऐसा था। तो भाई हमने अपनी धर्मपत्नी से कहा, अपनी अब बताओ, तुम बताओ वहीं पर। अच्छा, वहीं पे हाल। तो जैसा मैंने आपको कई प्रश्नों में बताया कि धर्मपत्नी हमारे हर चीज़ में साथ देती है। तो उन्होंने ये कहा कि आपको पसंद है तो ठीक है। फिर हम लोगों ने खाना पीना खाया जैसे खाते हैं, और जब चला तो मैंने केवल एक बात कही। मैंने कहा देखो, लड़के ने लड़की नहीं देखी और लड़की ने लड़का नहीं देखा। यानी 6 क्लास में लकी पढ़ते थे तब वो जो है आए थे वहाँ पर जी, गांव में। काफ़ी हाँ हो गया। तो लड़की भी बड़ी हो गई, इधर लड़का भी बड़ा हो गया। हमने तो हमने कहा अगर दोनों लोग एक दूसरे को देख लें और हाँ कर देंगे तो हो गई शादी। किसी से कुछ बात नहीं करनी। यहाँ जगह रखी गई नीम करोली धाम,
बाबा के दरबार में। तो वो अपनी दोनों बहनों और उनके 2 हस्बैंड दोनों आ गए और लड़की आ गई, हम 3 लोग पहुंच गए जी। वहाँ पर। अब आपको मैं उसकी एक बड़ा रोचक वाकया बताता हूँ। हमने बीनू को लिखा, हमने कि बेटा ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको सफलता मिले, इस तरह से मैंने शुभकामना संदेश दिया। तो लकी ने गाड़ी में, मेरा मोबाइल वैसा रहता है, तो उन्हें देखा, उन्हें अच्छा उनको आशीर्वाद दिया जा रहा है और हमसे हमने कहा आशीर्वाद तुम्हारे पास साथ भी है। मैंने वहाँ उनके घर पे ये भी कहा था, मैंने कहा आप बिल्कुल देखिए चिंता मत करिएगा, अगर पसंद आ गया तो मैं शादी कर ही लूँगा, और नहीं होगा तो जैसे मैं आप लोगों के साथ रहता था पहले तो वही संबंध रहेंगे। तो ये भी था। दोनों लोगों ने वहाँ जाके बैठ के बात की, आधा पौना घंटा बात की होगी। हम लोग अपना थोड़ा सा चाय नाश्ता वहाँ रखा था, वो अपना करते रहे आपस में बैठ के। इसके बाद जब वो लड़की आई, जब इधर से गई थी तो टेंशन में थी, होती भी ऐसा। उधर से आई तो वो मुस्कुराती हुई आई, तो मैं समझ गया कि मामला ठीक है। हमने उससे पूछा, उसकी बड़ी बहन से, हमने बेटा बताओ क्या हुआ? तो उन्होंने कहा भैया आप तो चेहरा देख के समझ लेते हो, आज पूछ रहे हो। तब तक मेरी बेटी का फ़ोन आया, यानी हमारे बेटे ने अपनी बहन को बता दिया। तो उन्होंने हमको फ़ोन किया, बोले कि पापा बधाई, आपने परिवार का नया सदस्य बीनू है। तो ये मान लीजिए कि मुझे लगा कि विजय दीक्षित से जो संबंध थे उनको सच्ची श्रद्धांजलि मैंने दे दी। जब कोई अपना मित्र होता है तो इस तरह से उनसे दिल के रिश्ते थे। फिर जब वहाँ वो फाइनल हो गया तो मैडम ने अपनी चूड़ियाँ उतारी, वो पहना दी उनको। मैंने वहीं कहा, अपनी बेटा तो मेरे घर की बहू बन गई हूँ, अब सब औपचारिकताएँ रह गई। बिल्कुल। बेटा PCSJ में मेंस देने जा रहा था। फिर हम जब घर पे आए, बातचीत हुई, लोगों ने कहा कि 3 करोड़ 4 करोड़ मिलते हैं एक जज के शादी में, ये इनके पास कुछ नहीं, कहाँ से कर ली, गांव से कर ली, बहुत सारी बातें हुई। होता है ये सब। और एक बार उनको भी ये लगा कि ये जो फाइनल हो गई है अब हो नहीं पाएगी। लेकिन मैंने बहुत जो मुझे ये लगा, मेरा जो एक तरह से ये सपना सा हो गया, सपना था कि मेरी एक बेटी गई है, दूसरी बेटी आ गई है। और ऐसा नहीं है, उन्होंने बड़े मान सम्मान से किया, रिश्ता हो गया, सब कुछ बहुत। और मैंने केवल ये मान के कि जो कुछ हो रहा है, शादी ब्याह में बड़े नाज नखड़े होते हैं, ये होता है वो होता है, तो वो कहीं कुछ नहीं हुआ। एक बात मुझे याद आ रही है शादी के संबंध की, तो वो मैं बता रहा हूँ। हुआ क्या कि विदा हो रही थी जी। तो वो क्या होता है, बेला, लड़की के पक्ष से लड़के पक्ष को बेला दिया जाता है, जिसमें मिश्री या चीनी होती है, उसमें कुछ दक्षिणा होती है, वो गुप्त दान होता है। तो विदा होने लगी और वो नहीं हुआ। तो फोटोग्राफर शिव कुमार जी फोटोग्राफी कर रहे थे, वो धर्मदेश पत्रिका में काम भी करते थे दुबे जी। बहुत ही सज्जन। तो वो मेरे पास आए और बड़े कान में हल्के से कहा कि दादा बेला नहीं हुआ, विदा होने लगी। अच्छा अच्छा। तो हमने कहा कि भैया, उनका कान मैंने अपने मुंह की तरफ किया, हमने बताया विदा तो नहीं रुक जाएगी। तो दुबे जी बहुत हंसे, बोले अरे दादा, मेरा लक्ष्य ये था कहने का कि जैसे लड़के लड़की पक्ष वाले लड़ते हैं, बिगड़ते हैं, कुछ बातें होती हैं। हालांकि विदा हुई, उधर से समधी के जो भाई हैं वो बेला लेके आए और बेला में जैसे मान सम्मान से होता है वैसे किया। और जो कुछ भी जैसे भी उन्होंने चाहा
मैंने सारी व्यवस्था जैसे एक पिता अपनी बेटी की शादी में करता है, वैसे ही मैंने अपने पुत्र की शादी में किया, और मुझे मालूम था कि मैं दोनों का इंतज़ाम कर रहा हूँ। तो आज मेरी बहू बहुत अच्छी है, पूरा परिवार, मुझे बहू तो कहीं लगती नहीं। आप घर में देख लें कभी भी तो आपको यही लगेगी जानबूझ बेटी है, और वास्तव में अगर वो अब एक दिन के लिए भी मायके जाती है तो मुझे लगता है, और एक नातिन और है तो बहुत अच्छा। तो मेरे घर में, और आज एक बता दूं, जहाँ तक परिवार का एक प्रश्न पूछा था आपने, मैं आज भी कोई निर्णय करता हूँ जी, तो हम सब बैठ जाते हैं, पूरी फैमिली एक साथ निर्णय कर लेती है। पति पत्नी बेटा बहू और वो गुड़िया भी अच्छा। जो तो ये एक राज है परिवार को चलाने का। मैं तो सबसे कहूँगा कि घर में अगर पारिवारिक वातावरण है तो आप समझिए कि बहुत अच्छा सुकून मिलता है। मैंने सुना है कि यहाँ पर माता रानी की कृपा, असीम कृपा है। बिल्कुल भैया, माता रानी की बड़ी कृपा है। और मैं आपको बता दूं कि जब संघर्ष के उन दिनों में जहां मेरे पास किराया नहीं था वहां जाने के लिए, मैया के दरबार में जाने के लिए हमारे पास किराया नहीं था, और जिस जगह बैठा हूँ इसी जगह ये गुरुजी पूज्य सुखराज गिरी महाराज जी इनकी समाधिस्थ यहाँ पे थी। और मैंने विषम परिस्थितियों में, और भी बड़ी कहानी है, कभी बताऊंगा, तो उसमें हमने बोल रखा था कि माँ मैं आपके पास आऊँगा, और माँ के यहाँ आने वाला तो ये हो गया ना, घमंड हो गया कि मैं आऊँगा, तो मेरे पास किराया तक नहीं जुटा था। जब ये हथियार डाल दिए तो फतेहगढ़ में वैष्णो माता का मंदिर है, किसी भी तरह वहाँ पहुँचा, किसी भी तरह का क्या मतलब, ट्रक में बैठ के पहुँचा, और उन्होंने जब मैंने मजबूरी बताई तो किराया नहीं लिया, किराया हम बच्चों से वहाँ पहुँचे तो वहाँ लिखा था 600 रुपये में माता की यात्रा। तो वो मुझे आज भी याद है। मैंने आ गया तो मेरे एक मित्र अवध बिहारी द्विवेदी हैं, तो उनसे हमने कहा भाई कुछ कर लाना, 200-400 हम कर लेंगे, 100-200 तुम हमको दे देना, तो ऐसे यात्रा करे आएंगे। लेकिन जिस दिन जाना था यहाँ से तो वो खुद ही 400 रुपये करके लाए, यानी उनके भी 200। फिर माँ की कृपा थी कि उस दिन जो मिला उन्होंने, भाई राजा कितने पैसे हैं आपके पास, उन्हें 500 रुपये हैं, तो लाओ 400 हमको दो, 100 दे। इस तरह से मेरे पास वहाँ किराया हो गया, और 200 रुपये 250 रुपये ऐसा कुछ था, ज़्यादा हो गए। और हम लोग जब बीच में मंदिर भी पढ़ते जाते आते तो हम लोग 1-1 रुपया चढ़ाते थे, अठन्नी अवध बिहारी की, अठन्नी हमारी तो इस तरह से हुआ। और फिर माँ ने ऐसी कृपा बरसाई कि कई बार हम हेलीकॉप्टर से दर्शन करके आए, और बड़ी कृपा है। और उन्होंने ही बाबा नीम करोली का हाथ पकड़ा दिया हमें, और महाराज जी की बड़ी कृपा है। आप ये मान के चलिएगा कि लॉकडाउन में सारी व्यवस्थाएं वैसी रहीं, और बहुत विषम परिस्थितियों में लोग चले गए, लेकिन मुझे महाराज जी ने बिल्कुल पूरी तरह से बहुत अच्छा वित्तीय साधनों से और वैसे भी अच्छा रखा। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मेरी सफलता का श्रेय मेरी धर्मपत्नी को जाता है पूरी तरह से। कोई ऐसा पहलू जिसमें आपको निराशा हाथ लगी हो या आप फेल हुए हों उस काम में? बहुत बार ये निराशा तो आप ये समझिए, जब मैंने ईमानदारी से फैक्ट्री चालू की और मुझे वहाँ भ्रष्टाचार से लड़ना पड़ा, स्कूल चालू किया तो शासन से लड़ना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब समाज में जो विकृतियाँ हैं, जी आप समझिए, इसी समाज में हमारी कानून व्यवस्था चलती है, इसी समाज में अच्छे लोग रहते हैं, इसी समाज में चकला घर चल रहे हैं, इसी समाज में जुआ चल रहा है, इसी समाज में सट्टा चल रहा है, ये है ना सब। तो ये कहाँ से आखिर आता है? इसी समाज में ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं जो मर्डर करते हैं, इसी समाज में चोर डकैत, ये सब इसी समाज में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें कमी है। तो इस समाज को सुधारने के लिए, समाज की व्यवस्थाएं करने के लिए हमको नई तरह से सोचना पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपकी बात से हम सहमत हैं। आप अपने आप को इस उम्र में कैसे देखते हैं आप अपने आप? इस उम्र में मैं, जब कोई हमें गुड्डू कह के बुलाता है, आज भी हमारे मामा हैं और माँ बाप हैं या जो भी बड़े हैं, तो लगता है कि हम बचपन में हैं। और चूँकि मैं दादा बन चुका हूँ, मेरी नातिन है, नाना बन चुका हूँ, 2 देवते हैं,
तो आज सब जिम्मेदारियों से मुक्त हूँ और केवल एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि मित्र, अगर ज़िंदगी में सुकून चाहिए जी, और नई पीढ़ी को एक संदेश देता हुआ मैं इस प्रश्न का जवाब दूंगा आपको कि आप 24 घंटे में ज़िंदगी का वो चीज़ बता रहा हूँ मैं उसमें कि अगर आप इस चीज़ को ज़िंदगी में जो अपने प्रैक्टिकल ले आएगा, निश्चित रूप से सफलता भी प्राप्त करेगा और सुकून भी प्राप्त करेगा। लोगों के पास सुकून के लिए होता ही नहीं है, सब कुछ होता, पैसे से सुकून नहीं मिलता, धन वैभव संसाधनों से सुकून नहीं मिलता। लेकिन मित्र, जो गलत काम करते हैं और जैसे भी जो राहें नहीं अपनानी चाहिए उस पर चलते हैं, उन सबको के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि जब आदमी जाता है, यही है ना, इस पर लेट के, है ना, और लेट जाता है और 4 लोग उठा के चलते हैं, तब वो सुनता कुछ नहीं है। तब हम लोग ये कहते हैं राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, वो कुछ नहीं सुन रहा। जब उसे रास्ता बतानी चाहिए थी तब नहीं बताई, तो यहीं सब कुछ रह जाता है। सिकंदर जैसे लोग चले गए, इस समाज से शक्तिशाली लोग चले गए, कुछ पता नहीं चला। तो मित्र, धर्म का खाता जरूर बढ़ाते रहिएगा और धर्म के खाते में यदि कुछ लिखते रहे, धर्म के खाते में केवल एक बात आप कर लीजिएगा कि आपके किसी काम से अगर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, बिल्कुल, तो वो काम अगर आप कर लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपका धर्म का खाता भी बढ़ेगा और इस जगत में आप सफल भी होंगे और सुकून भी मिलेगा। आप क्या सोचते हैं कि नई पीढ़ी आपको किस रूप में, आपको कैसे याद करें? नई पीढ़ी केवल इस रूप में नहीं, वैसे याद तो क्या यार, दुनिया में बड़े शक्तिशाली लोग चले गए, लेकिन अगर मेरा कहीं जिक्र हो जी, तो अब तो मैं केवल एक ही बात चाहूँगा कि मुझे धर्म के साथ जोड़ा जाए, कि धर्म के लिए ही मैंने शेष ज़िंदगी समर्पित कर रखी है और धर्म का काम करते हुए हमने किसी के साथ अधर्म नहीं किया, धर्म को निभाता रहा हूँ और धर्म को निभाते हुए ही हमें याद किया जाए तो अच्छा लगेगा। आपने अपनी ज़िंदगी के अनछुए पहलुओं को हमसे साझा किया जी, बहुत खुशी हुई मुझे, और ऐसे ही हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझसे उन पहलुओं पर बात की, शायद राज दफन हो के चले जाते, और जब कभी आप चाहें तो हम आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। बस केवल ये है कि आपका ये चैनल बहुत अच्छी तरह शिखर पर पहुँचे और बहुत अच्छी चीज़ों को लेते हुए जिस क्षेत्र में आपने कदम बढ़ाया है, तो मजबूती से, धैर्य से और अपने ज़मीर को जिंदा रखते हुए इस क्षेत्र में आप काम करिएगा, आपको शिखर पर सफलता ले जाएगी।